हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आ गए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। राइट, जो पिछले चैप्टर हमने कंप्लीट किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन उससे काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये जो बातें हमें बताता है वो काफी अलग होती है सेंट्रल टेंडेंसी के मुकाबले में। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि इस चैप्टर को बनाने के पीछे हमारा रीजन क्या था, या हम क्यों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट मानते हैं किसी भी डेटा के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो पहले हम उन बेसिक्स को समझते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पे। राइट, तो चलिए, अगर मैं बात करूं किसी भी एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जनरली जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्टडी करना होता है वो एक तरीके का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। और अगर वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी का, इट विल बी समवॉट लाइक दिस, जिसको हम एक बेल कर्व बोलते हैं। राइट, तो हमारा कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक तरीके का बेल कर्व होगा, और इसी बेल कर्व के अलग अलग पॉइंट्स के या अलग अलग चीजों का एनालिसिस के लिए जो है बेसिकली हम हमारे अलग अलग मेजर्स बनाते हैं। हाँ, तो अगर आपको ध्यान हो तो जो पिछला मेजर हमने खोजा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो इस कर्व के इस पोर्शन से डील करता था, या इस पोर्शन को जो है वो इंपॉर्टेंस देता था कि डेटा के सेंटर में क्या हो रहा है। राइट, यहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे क्या हो रहा था। ठीक है, तो जो सेंट्रल टेंडेंसीज होते हैं, मीडियन एग्जैक्टली बीचों बीच लाई करता है, मोड हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, तो वो जो है हमारे क्या होते थे, वो इस पार्ट को जो है रिलेट करते थे बेल कर्व के, उसकी पीक के आसपास या पीक के आसपास जो कंसंट्रेशन है उसको देखते थे। लेकिन अगर हम बात करें डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन स्टडी करते हैं इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिनको हम बोलते हैं टेल ऑफ द कर्व। राइट, तो कर्व की जो टेल है, इस टेल की जो स्टडी है, ये टेल कितना दूर है, कितना स्प्रेड है, या बहुत ही शार्प है। ठीक है, पीक एक बेसिकली ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है या एकदम शार्प इंक्रीज है पीक में, इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं हम हमारे डिस्पर्जन से। अच्छा, तो मैं एक बेसिकली एक एग्जांपल भी लेता हूं आपके सामने ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब जैसे मैं आपके लिए ये डेटा लूं, एक लेट्स से 1 1 2 3 और अप टू 9 लूं, या लेट्स से मैं अप टू 19 लूं। हाँ, तो अब आपको पता है कि 1 से लेकर 19 तक जो डेटा जा रहा है, अब इसका अगर आप मीन निकालेंगे, हाँ, या मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन होगा 10 और एक्चुअली मीन भी वही आएगा। हाँ, तो इसका जो मीन और मीडियन दोनों ही आएगा वो आएगा 10। राइट, अच्छा, तो इसका मीन और मीडियन दोनों जो कि 10 आ रहा है, और अगर हम इस डेटा की बात करें लेट्स से 9 10 11, तो इसका भी जो मीडियन है और जो मीन है वो दोनों ही 10 आ रहा है। इसका भी मीन और मीडियन 10 है और इसका भी मीन और मीडियन 10 है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हिसाब से तो ये दोनों डेटा हमारे एक जैसे हैं, है ना। लेकिन क्या ये सच में एक जैसे हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये 1 से लेकर 19 तक जा रहा है, वहीं ये 9 से लेकर 11 तक जा रहा है। तो ये बहुत कम स्प्रेड हुआ, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ। तो ये जो स्प्रेड होना होता है ना, यही हमें डिस्पर्जन बताता है। तो जिसके मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू हाई आएगी, उसका मतलब ये होगा कि वो डेटा उतना ज्यादा स्प्रेड है, वो उतना ज्यादा फैला हुआ है, मतलब उसकी टेल्स उतनी दूर होंगी पीक से। ठीक है, उसकी सेंट्रल लाइन से उसकी जो टेल्स हैं वो उतनी ही दूर हो जाएंगी। जैसे इस डेटा की जो टेल है वो काफी दूर होगी सेंट्रल लाइन से, और इसकी जो टेल होगी वो सेंट्रल लाइन से बहुत पास होगी। हाँ, तो ये डेटा बेसिकली हमारा, उसके पास टेल नाम का कुछ होगा ही नहीं, वो ऐसी होगी, है ना। तो ये हमें बेसिकली बताता है ये चीज। क्लियर है ये बात? समझ रहे हैं इस चीज को? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मैंने आपको फर्क समझाया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं और डिस्पर्जन क्या होते हैं, और दोनों किन किन पार्ट्स को स्टडी करते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि ये जो है, ये क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी को स्टडी करते हैं, मीन टेंडेंसी को स्टडी करते हैं, और ये एक्सट्रीम टेंडेंसी को स्टडी करते हैं, डिस्पर्जन स्टडी करते हैं कि डेटा हमारा या सीरीज हमारी कितनी ज्यादा स्प्रेड है। राइट, अच्छा, उसके बाद तो जब हम इनका बेसिकली आइडिया समझ गए, तो किस तरह के मेजरमेंट्स हमें करने होंगे वो समझते हैं। जितना हमारे सिलेबस में हमसे उतना ही कवर करेंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं। मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। अच्छा, तो देखिए, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं ये हमारे दो कैटेगरी में बढ़ते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होती है एब्सोल्यूट की और एक कैटेगरी होती है रिलेटिव की। राइट, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं ये दो अलग अलग कैटेगरी में स्प्लिट होते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स।
अच्छा, और इन दोनों मेजर्स में देखिए फर्क जो होता है वो क्या होता है, जब भी हम एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करते हैं ना, तो ये मेजर्स किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इनका जो कैलकुलेशन होता है वो अपना नॉर्मली अपना सिंपल इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन होता है। वहीं रिलेटिव मेजर्स का जो कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड करता है किसी ना किसी चीज पे। अच्छा, तो देखिए अब डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है, वो क्या है, कैसा है, जब हम एक एक करके स्टडी करेंगे तो हम उसे जानेंगे। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं एब्सोल्यूट मेजर की बात करूं तो जो सबसे पहला मेजर हमें करना है वो है रेंज, और पहला रिलेटिव मेजरमेंट हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो सारे कोएफिशिएंट जो होते हैं वो रिलेटिव मेजर होते हैं। रिलेटिव मेजर्स का नाम हम बेसिकली बोलते हैं क्या कि वो कोएफिशिएंट है, उनके आगे हम कोएफिशिएंट लगा देते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मेजर्स ये हमारे हो जाएंगे, और उनके जो कोएफिशिएंट होंगे वो कोएफिशिएंट्स ऑफ रेंज, वो उनके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, वो रिलेटिव मेजर हो जाएंगे। राइट। अच्छा, फिर देखिए अगला क्या है, सेकेंड। सेकेंड की बात करूं तो फिर ये आता है अपना क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, और रिलेटिव मेजर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, सीई स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मैं क्यूडी लिख देता हूं इन शॉर्ट। अच्छा, फिर थर्ड है हमारा मीन डेविएशन, इट इज मीन डेविएशन, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो होगा रिलेटिव। और लास्टली जो हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, हाँ आप समझी गए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, या भी बोलते हैं कि इसी नाम से ये फेमस ही है, इसको सीवी लिखते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कोएफिशिएंट होता है उसको लिखते हैं सीवी। अच्छा, आज के वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूं आपके साथ, वो कवर करूंगा रेंज और उसका कोएफिशिएंट, और फिर क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मीन डेविएशन, और उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली 4-5 लेक्चर्स का ये टॉपिक होगा हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो इनको मैं इस ऑर्डर में क्लियर करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम सीधे रेंज पे आ जाते हैं। और रेंज बेसिकली क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है रेंज। हाँ, तो देखिए क्या होता है। अच्छा, जब मैं बात करता हूं रेंज की, तो क्या समझना होगा मुझे, वो देखिए रेंज जब भी हम निकालते हैं ना, तो हमें ध्यान देना होता है कि हमारी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और हमारी मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, तो रेंज जो होती है हमारी वो होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज हमारी हो गई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने वो डेटा दिखाया था ना 1 से लेके 19 तक वाला, 1 से लेके 19 तक वाला, तो इसमें हाईएस्ट है 19, लोएस्ट है 1, तो 19 माइनस 1 कर दूंगा, रेंज आ जाएगी इसकी 18। राइट। अच्छा, फिर बात करें कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखिए क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपका होता है, इट इज मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन होल अपॉन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन प्लस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। अच्छा, फिर कुछ बच्चे इसमें एक बहुत उनको बहुत कॉमन सा कंफ्यूजन है जो होता है, वो होता है हम इंटू 100 लगाएं कि ना लगाएं। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में इंटू 100 होना चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। देखिए फर्क क्या होगा, फर्क होगा फाइनल आंसर में फर्क आएगा। अगर आप इंटू 100 करके लिख रहे हैं, तो आप इंटू 100 करके लिख रहे हैं, तो जो आपका आंसर आना चाहिए वो परसेंटेज में आएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालता, हाँ, तो मैं अगर ये फॉर्मूले का यूज करता तो मेरा था 18/20, और 18/20 का मतलब हो गया 0.9। हाँ, लेकिन अगर मैंने इसी फॉर्मूले में इंटू 100 किया होता ना, अगर मैं ये इंटू 100 करता, तो अगर मैं इंटू 100 करता तो मेरा जो आंसर आता वो आता 90%। बस ये फर्क होता, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंटू 100 लगा रहे तो आप इस तरह आंसर लिखिए, अगर आप इंटू 100 नहीं लगा रहे तो डेसिमल में आंसर छोड़िए, बस दिस इज ऑल, यही डिफरेंस है। तो कंफ्यूज मत होइए कि हम परसेंटेज का साइन लगाएं या ना लगाएं, अपनी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का एकदम अच्छे से यूज करिए और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, तो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब है नहीं। ये एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है या एक ऐसा मेजर है हमारा रेंज, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू से ही फर्क पड़ता है, उसको सेंट्रल वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, डेटा की फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। तो ये इसका एक एडवांटेज भी हो गया, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हो गया।
हाँ, साथ ही साथ देखिए और एक चीज आपको क्या जानना जरूरी है कि जब भी हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए करते हैं तो फ्रीक्वेंसी से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हम सिर्फ जो है क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे एक्स का कॉलम देख के। अच्छा, उसके बाद हम वही काम करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज में, लेकिन कंटीन्यूअस सीरीज में एक छोटी सी चीज में डिस्कस करनी है जिसको मैं आपके साथ कर लेता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपने ये कॉपी कर दिया होगा, तो मैं ये साइड रब कर दे रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए जब हम कंटीन्यूअस सीरीज की बात करते हैं तो वो तो हमारी दो तरह की हो जाएंगी। वो कैसी कैसी हो जाएंगी? वो हमारी या तो ओवरलैपिंग या तो नॉन ओवरलैपिंग। तो अगर सीरीज हमारी ऐसी होती है, लेट्स से 0 से 10, देन 10 से 20, देन 20 से 30, ठीक है, मान लेते हैं बस मैं एक छोटी सीरीज ले रहा हूं, तो इसमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया 30, लोएस्ट हो गया 0, हाईएस्ट हमारा 30, लोएस्ट हो गया 0, तो फिर उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? उससे हम लोग समझ सकते हैं कि इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस 0 यानी कि 30। ठीक, तो जब ओवरलैपिंग सीरीज है तब हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमारे पास सीरीज नॉन ओवरलैपिंग होती तो यानी कि लेट से 1 से 10, फिर उसके बाद 11 से 20, फिर उसके बाद 21 से 30, तो अब हम क्या करते हैं? अब हमें पहले इसे कन्वर्ट करना होता ओवरलैपिंग, तो कन्वर्ट टू ओवरलैपिंग इज नेसेसरी, राइट, कन्वर्जन टू ओवरलैपिंग इज नेसेसरी। तो पहले कन्वर्ट टू ओवरलैपिंग करते, जब ओवरलैपिंग को कन्वर्ट करते तो ये 0.5 सब्ट्रैक्ट होता तो ये 0.5 हो जाता, इसमें ऐड होता तो ये 30.5 हो जाता। तो जब रेंज निकालते अब हम, तो रेंज हमारी क्या आती? 30.5 माइनस 0.5 यानी कि 30 की रेंज आती। ये चीज का ध्यान देना जरूरी है। अभी अगर हम 30 माइनस 1 कर लेते, मतलब नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स का यूज कर लेते, तो जो हमारी रेंज आ जाती तब क्या हो जाती? वो 29 हो जाती, और वो सही नहीं होता, राइट। तो हमेशा ये ध्यान देंगे कंटीन्यूअस सीरीज में अगर रेंज निकालना है तो पहले उसे ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ गए? तो बस इतना ही पार्ट है हमारा रेंज के बारे में। मेरिट्स और डिमेरिट्स आप समझ गए होंगे। इसके एक्चुअली मेरिट्स बहुत कम है, मेरिट्स में आप बस 2 ही मेरिट्स हैं। एक मेरिट तो ये है कि बहुत सिंपल है ये, इसके कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं, और चूंकि इतना सिंपल है तो एग्जाम में आता भी नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं। तो हाँ, तो ये बहुत सिंपल है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, इसका जो मेरिट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा कोई टेक्निकलिटीज इसमें है। डिसएडवांटेजेस, चूंकि एडवांटेजेस बहुत कम है तो डिसएडवांटेज बहुत है। मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, रिजिडली डिफाइंड नहीं है, कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हम इसको, और एक्सट्रीम वैल्यू पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। हाँ, इसका जो मेजरमेंट आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, मतलब कि एक क्लियर एनालिसिस नहीं कर सकते हम इसकी वैल्यूज को लेके। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्क्रीट सा ऑब्जर्व मेजर ये है नहीं, बहुत ही सिंपली डिफाइंड है, ना ही रेंज ना ही उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप ये चीज को ध्यान देंगे, फॉर्मूला खूब अच्छे से नोट रखेंगे, और बस ये चीज को ध्यान देंगे जब कंटीन्यूअस होता है तो फिर उसे ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करेंगे। बस ये 2 पॉइंट अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, आइए आ जाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे। और जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी कि क्वार्टाइल डेविएशन, या जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्वार्टाइल डेविएशन बेसिकली यूज करता है क्वार्टाइल्स का। अच्छा, अगर ये क्वार्टाइल्स का बेस यूज करता है तो ये बेसिकली होता क्या है? तो जब भी आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना होगा या उसका फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, हाँ, तो आप क्या करेंगे वो देखिए। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आपको पहले तो क्वार्टाइल पे पूरा कमांड होना चाहिए, और अगर क्वार्टाइल का कमांड आपका वीक है तो आप पार्टीशन वैल्यू की वीडियोस देखिए, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। तो आपको पहले पार्टीशन वैल्यू का वीडियो देखना होगा इसको समझने के लिए क्लियरली। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे आप? क्वार्टाइल डेविएशन होगा अपर क्वार्टाइल Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल Q1 होल अपॉन 2, ये होगा। अच्छा, फिर देखिए अगर आप पार्टीशन वैल्यू का वीडियो आपने देखा होगा तो Q3 माइनस Q1 को हम कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको याद है? अगर आपको पता है तो फिर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट में टाइप करिए हम क्या बोलते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं, मैं बताने वाला हूँ। तो हम इसे बोलते हैं Q3 और Q1 को इंटर क्वार्टाइल रेंज। कुछ याद आया? अगर आपने पार्टीशन वैल्यू का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो फिर आपको एकदम अच्छे से याद होगा कि ये क्या होता है। इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखा से यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसा अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, फिर अगर ये इंटर क्वार्टाइल रेंज हम उसका 2 कर रहे हैं, बाई 2 कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम आगे सेमी वर्ड निकाल सकते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज लिख सकते हैं। तो यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन का एक और नाम या इसका ज्यादा फॉर्मल नेम क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोल सकते हैं। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन पर अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, आपका कीवर्ड हो गया है। ठीक है, कि क्वार्टाइल डेविएशन इज बेसिकली दी सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और सेमी मतलब हाफ, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर देंगे तो फिर आपको क्वार्टाइल डेविएशन मिल जाएगा।
ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को आपको अच्छे से ध्यान देंगे। अच्छा, उसके बाद आपको क्या जानना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और ये होता है Q3 माइनस Q1 होल अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक, तो चूंकि रेंज है तो जिस तरह रेंज का कोएफिशिएंट निकलता है उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी जो इसका कोएफिशिएंट निकलता है। हाँ, क्योंकि ये भी एक तरह की रेंज ही है, देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये रेंज वर्ड आ रहा है ना, तो ये भी एक तरह की रेंज ही है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस। तो ये देखिए Q3 मतलब कि मैक्सिमम क्वार्टाइल, Q1 जो कि मिनिमम क्वार्टाइल है, तो मैक्सिमम क्वार्टाइल माइनस मिनिमम क्वार्टाइल, इट इज द रेंज ऑफ द क्वार्टाइल्स, राइट। तो इसका कोएफिशिएंट भी बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम, जिस तरीके से रेंज का कोएफिशिएंट निकल रहा था। ठीक है, इंटू 100 का रूल आपको पता है कि जब भी आंसर को डेसिमल में छोड़ेंगे तो फिर इंटू 100 नहीं लगाएंगे, और अगर इंटू 100 लगा रहे हैं तो फिर आंसर को छोड़ेंगे परसेंटेज में। कुछ भी यूज करिए, आपके लिए बोथ ऑफ देम आर करेक्ट या बोथ ऑफ देम आर कंसेप्चुअली राइट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको क्या जानना जरूरी है, अगर आपके पास अलग अलग तरह की सीरीज होती, लेट्स से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, तो क्या फर्क पड़ता क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के तरीके में। इंडिविजुअल सीरीज होती तो अलग तरीके से क्वार्टाइल कैलकुलेट होता, डिस्क्रीट होती तो फिर अलग होता, और कंटीन्यूअस होती तो अलग होता, जिसको मैंने पार्टीशन वैल्यूज की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपका ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन अगर अलग अलग तरह की सीरीज होगी तो उसमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाएगा। और जो कि पार्टीशन वैल्यूज की वीडियो में एकदम क्लियरली है, तो मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर ही दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्या ध्यान देना है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को समझिए जल्दी से। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स बेसिकली क्या है, देखिए इसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि थर्ड क्वार्टाइल आता है अराउंड 75% ऑफ द मार्क, राइट। अगर सीरीज ये हमारी ऐसी है तो थर्ड क्वार्टाइल इज बेसिकली दी 75%, 75th ऑब्जर्वेशन होता है अगर 100 ऑब्जर्वेशन है तो, और ये 25th होता है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज को जो है इग्नोर कर देता है, जो कि डेटा में अगर कहीं फ्लक्चुएशन आ रहा है तो फिर जो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा होता है। और इससे बढ़िया होगा परसेंटाइल डेविएशन, ठीक है, लेकिन परसेंटाइल डेविएशन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इससे ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा परसेंटाइल डेविएशन, इससे ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। हाँ, तो आपको क्या ध्यान देना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि ये जो है एक्सट्रीम वैल्यूज को छोड़ देता है, इधर के 25% और इधर के 25% ऑब्जर्वेशन को छोड़ देता है, जो कि हमारे बेसिकली एंट्रीज को थोड़ा सा और मीनिंगफुल बना देता है। फिर ये सिर्फ सेंट्रल 50% को यूज करता है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया कि सिर्फ सेंट्रल 50% को यूज कर रहा है ये। लेकिन डिसएडवांटेजेस कई है, जैसा कि मैंने बोला कि इसको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये हमारे एवरेजेस को नहीं इंक्लूड करता है किसी तरीके से। हाँ, सेंट्रल वैल्यूज को जो है नहीं इंक्लूड करता है, तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं और एडवांटेजेस उतने नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल या यूं कहें बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान देंगे। बस इसी के साथ हमारा क्वार्टाइल डेविएशन भी खत्म। ये दोनों बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट है और इनके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो क्वेश्चन आते भी हैं वो अपने साथ साथ कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन को इंक्लूड करते भी, अगर ये कहीं से पूछता भी है तो इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को भी पूछेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हिसाब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप उसको ध्यान देंगे जरूर से। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे मीन, और इसी के लिए आज की वीडियो को हम रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू।